हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको कल पूर्व सूचना दे दी थी कि आज से हम लोग घटना चक्र आय दृष्टि की जो पतली वाली मैगजीन आती है उसको एक एक कर करके देखेंगे। तो उस कड़ी में मैंने भारतीय इतिहास को प्रारंभ किया है और भारतीय इतिहास में भी मैंने आधुनिक भारत के इतिहास को स्टार्ट किया है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास का वेटेज परीक्षाओं में अगर इतिहास से देखा जाए 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन आधुनिक भारत इतिहास से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगा और मैंने इसको स्टार्ट किया। लगा क्या है भी, और परीक्षाएं भी नज़दीक है। 17 नवंबर को बिहार पीसीएस का और 8 दिसंबर जो कि अभी सूचना नहीं आई है आयोग की, जो परीक्षा टली है यूपी पीसीएस की, और 22 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी की होनी है। और लगभग हर एग्जाम में जहाँ भी जीएस पूछता है वहाँ आधुनिक भारतीय इतिहास का अपना एक अलग ही रोल है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी देखें और कुछ सीखें, अगर कुछ नया सीखने मिलता है तो इस कड़ी में आज पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो पता ही है, और ये एक क्विक रिवीजन भी है क्योंकि हमने इतिहास पढ़ लिया है, एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास नहीं है वो ले भी लें। ये किताब अपने आप में क्रिस्प नोट्स है एक तरीके से, कि सारा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा लास्ट में कुछ मीठा हो जाए वाला है कि रिवीजन हो जाएगा इससे। और बार बार परीक्षाएं टलने से मनोबल भी डाउन होता है, तो मनोबल डाउन नहीं करना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। कभी भी कुछ भी संभव है, कभी भी किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, तो मनोबल डाउन मत करिए लोग। तो मैं अगर पूछूं कि कंपनियों को भारत में क्यों आना पड़ा, या कंपनियां, नाविक जो थे वो क्यों खोज में निकले, तो मसालों के लिए। इसमें कोलंबस निकला जिसने अमेरिका की खोज की, ऐसे ही हॉलैंड की खोज हुई, तस्मानिया द्वीप की, ऐसे ही वास्को डी गामा भारत की खोज किया। तो बिना देरी किए अब आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। पुर्तगाली सबसे पहला, इससे पूर्व भी लोग आ चुके थे, लेकिन वास्को डी गामा को खोजकर्ता माना जाता है कि इसने भारत के रास्ते की खोज कर ली। और खोज क्यों करनी पड़ी, क्यों, एक और बात कि किसी भी जगह का अगर इतिहास हम देखें, धर्म देखें, जिन भी चीज़ों को देखें, संस्कृति देखें, वो हमेशा वहाँ का भूगोल निर्धारित करता है। तो इसी क्रम में जो पुर्तगाल है, जो यूरोपीय देश हैं, वो क्यों उनको खोज करनी पड़ी, क्यों उनको भारत आना पड़ा, तो जो उनकी भौगोलिक स्थिति परिस्थिति है। मसाले उनकी ज़रूरत की चीज़ थी, क्योंकि वहाँ पे प्रिजर्व रखना था खाना, अपने भोजन को, क्योंकि हमेशा वहाँ अगर उनकी भौगोलिक स्थिति देखें तो 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री अक्षांश से ऊपर वो हैं, तो वहाँ हर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, तो उनको अपने साल के खाने की सामग्री को इकट्ठा करके रखना पड़ता था। तो इसके लिए उनको प्रिजर्व के लिए मसाले की ज़रूरत होती थी। तो इसी मसाले की खोज में भारत आते हैं और सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, जिसने नए समुद्री मार्ग की खोज अहमद इब्न मजीद की सहायता से की। और ये कालीकट के शासक जमोरिन जो हैं, कालीकट बंदरगाह पर इनका स्वागत करते हैं। और जब पुर्तगाली वास्को डी गामा वापस लौटता है और यहाँ से मसाले लेकर जाता है, उसका वो व्यापार करता है अपने वहाँ जा कर के, तो इसको 60 गुना फ़ायदा मिलता है, अधिक मुनाफा कमाता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि मुनाफा अधिक कमाएगा तो लालच भी बढ़ेगी। तो वहाँ से वो जाता है और ये बात सबको बताता है। फिर वहाँ से लोग आने लगते हैं, पुर्तगाली कंपनी आ जाती है 1505 में, जिसका नाम होता है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या होता है, एस्तादो द इंडिया। 1505 में भारत आता है और उसका पहला जो पुर्तगाली वायसराय कहें तो 1505 में उस कंपनी का पदभार कौन ग्रहण करता है, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले या शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया, जिसने हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व भी, इसे प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसे पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने क्या किया कि विवाह की नीति अपनाई भारतीय लड़कियों से, और इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया।
मलक्का और हरमुज जो है उस पर अधिकार कर लिया। मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी है और हरमुज क्या है, फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है हरमुज। कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण हुआ 1503 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब होता है, तो 1599 में, और 1600 में भारत आता है। कंपनी का नाम होता है इंग्लैंड, कंपनी का नाम मैं अभी आपको बताती हूँ। तो कंपनी का नाम होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये 1600 में भारत आता है, 1500 में इसका गठन होता है, 1599 में इसका गठन होता है। इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा इसकी शुरुआत होती है। दिसंबर 1600 में कंपनी का निगमीकरण तथा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी के पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एकाधिकार प्रदान किया जाता है, जो कितने साल के लिए होता है, 15 वर्षों के लिए होता है। जब कंपनी भारत आती है तो उसमें मुगल बादशाह कौन होता है, क्योंकि तब 1600 में अभी मुगल का ही शासन होता है, तो अकबर, भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर होता है। 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी, पहले ये अस्थायी होती है, बाद में ये स्थायी होती है, जब देख लेती है कि यहाँ के राजाओं में प्रेम ही नहीं है, यहाँ के शासक सब लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हैं, और धर्म यहाँ की जो कमियां थी उसको भांपने के बाद ये भारतीय राजनीति, भारतीय धर्म सब में हस्तक्षेप करते करते ये स्थायी कंपनी बन जाती है और 200 वर्षों तक आराम से शासन करती है। तो सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित। उस समय तत्कालीन शासक कौन होता है, 1611 में जहांगीर, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई होती है। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित होता है। कब होता है, तो 1613 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित होता है। अब चलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं, जिसका मूल नाम क्या है, फ्रांसेसे देस इंडेस ओरिएंटलेस, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में होती है और इसकी स्थापना करता है मंत्री कॉलबर्ट के अनुरोध पर लुई 15 द्वारा। इसकी प्रकृति क्या होती है कि जो नेचर होता है कंपनी की, वो राज्य के द्वारा बनाई गई रहती है और धन भी जो मिलता है इसको खर्चा करने के लिए, इसीलिए ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है कंपनी। तो राज्य द्वारा प्रदत्त इसको धन भी राज्य ही देता है। और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारतीय कंपनी रवाना होती है। 1667 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना होती है और सूरत में ही अंग्रेजी कंपनी की स्थापना कब होती है, 1613 में स्थायी कारखाना स्थापित होती है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली कहाँ है, कलकत्ता के स्थान पर सूतानती या सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चारनाक, जिसने कलकत्ता की स्थापना की। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ, कब हुआ, 1814 ईस्वी में। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत 1814 ईस्वी में शामिल हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु कौन सा प्रसिद्ध राज्य था, तो ये बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिहार था। पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये पूछे हुए प्रश्न हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में किसने प्रयोग किया, यूरोपीय कंपनी ने, तो पुर्तगालियों ने किया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए। कैसे क्या क्रम रहा है, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। कुछ परीक्षापयोगी दृष्टि से देखते हैं कि भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 में तथा सबसे अंत में 1961 में जाने वाली शक्ति कौन सी है, तो पुर्तगाली ही है। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री
कहाँ स्थापित की? तो कन्नूर में स्थापित की। और पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी पुर्तगालियों ने? तो कोच्चिन में की थी। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया। किसके द्वारा? मुगल बादशाह शाहजहां ने क्या किया कि पूरी तरीके से पुर्तगाली बस्तियों को हुगली से नष्ट कर दिया। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? तो मसूलीपट्टनम में। डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 ईस्वी पिपली जो जगह है वहां पर हुई। अंग्रेज जो अस्थायी कंपनी 1611 में कहाँ बनाते हैं? मसूलीपट्टनम में। और स्थायी 1613 में सूरत में बनाते हैं। तब कौन शासक रहता है? तो जहांगीर होता है। विभिन्न यूरोपीय कंपनियां और उनका स्थापना वर्ष देखें, मिलान में पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं 1505 ईस्वी। 1505 ईस्वी में एस्तादो द इंडिया नाम से पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। अब 1505 के बाद 1600 में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जिसका नाम होता है वेरेनिगदे ओस्ट इंडिशे कंपनी। और 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। 1664 में फ्रांसेसे देश इंदेश ओरिएंटलेस जो फ्रांसीसी कंपनी है वो आती है। तो हमें कंपनी का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, महत्वपूर्ण है सिर्फ जो अंग्रेजी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं वो। बाकी इनका सन याद होना चाहिए कि 1505 में पुर्तगाली कंपनी आती है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, 1616 में डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आती है और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी आती है। अब जो महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं उनको देख लेते हैं। और ये पता है मेंस राइटिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, ऐसे शॉर्ट में और इस तरीके से डायग्राम बना करके अगर हम आंसर लिखेंगे तो काफ़ी प्रभावशाली होगा। इलाहाबाद की संधि सबसे पहले देखते हैं। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। प्रथम संधि कब हुई? तो 16 अगस्त 1765 में। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार बना लीजिए क्योंकि पीसीएस का तो ये फेवरेट एरिया है जहाँ से ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है मिलान करने में और सीक्वेंस में क्रम से लगाने में। तो पहली जो इलाहाबाद की संधि हुई 16 अगस्त 1765। कब हुई? 16 अगस्त 1765 को प्रथम संधि इलाहाबाद की हुई। अंग्रेज और मुगल सम्राट तब कौन था? शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। द्वितीय संधि कब होती है? तो 16 अगस्त 1765 को। देखिए यहाँ तो मुगल सम्राट के साथ हुई थी, पक्ष देखिएगा, और यहाँ पे अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है। 4 दिन बाद ही यहाँ 12 अगस्त को होती है और यहाँ 16 अगस्त को होती है। प्रथम जो होती है वो अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ होती है और दूसरी संधि की बात करें तो वो 4 दिन बाद अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच होती है। उसके बाद दूसरा है महत्वपूर्ण मंगलौर की संधि। मंगलौर किस सन में होती है? तो 1784 में होती है, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये संधि होती है। जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो किससे समाप्त होता है? तो इसी संधि से समाप्त होता है। उसके बाद मद्रास की संधि की बात करें तो वर्ष 1769 ईस्वी में होती है, अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ये जो है अंग्रेज और हैदर अली के बीच होती है। हैदर अली कौन है? टीपू सुल्तान का पिता, जिसके साथ ये मद्रास की संधि होती है। और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भैया, सालवाई की संधि, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 1782 अंग्रेज और मराठा के बीच जो संधि होती है वो 1782 में सालवाई की संधि होती है। ये सभी संधियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होते हैं। प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र, अगर डचों का व्यापारिक केंद्र हम देखें, देखिए कितना खूबसूरत डायग्राम बना करके दे दिया है। ऐसे ही हमें अपने कॉपी में डायग्राम बनाना चाहिए। अहमदाबाद, कोचीन, आगरा, भरूच, पिपली, सूरत, मसूलीपट्टनम, चिनसुरा और नागपट्टिनम, ये जो सारे केंद्र हैं ना, ये व्यापारिक केंद्र डचों के थे।
पूछ देता है कि डचों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से होते हैं। तो अहमदाबाद, नागपट्टिनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पिपली, भरूच, आगरा और कोचीन है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार, इसको तो ट्रिपल स्टार भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं फंसते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की बात करें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, 3 युद्ध होता है। प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48 ईस्वी। कारण क्या होता है? अंग्रेज कैप्टन होता है बर्नेट, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया जाता है और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र है ये। संधि कौन सी होती है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है, एक्स-ला-सैपल की संधि होती है 1748 में, उससे वहाँ पे युद्ध समाप्त होता है और यहाँ पे भी युद्ध भारत में भी समाप्त कराया जाता है और इसी संधि के तहत। सेकेंड है बांडीवास युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, 1760 में होता है और पूछता है कि बांडीवास के युद्ध का नेतृत्व करता कौन कौन था। तो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे आयरकुट और फ्रांसीसी सेना की तरफ से काउंट डी लाली थे। क्या होता है इसमें? अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण वर्ष देखते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं। 1529 से 1538 कौन रहता है? पुर्तगाली गवर्नर नूनो द कुन्हा। पहले 1505 में कौन रहता है? फिर उसके बाद 1510 में कौन होता है? तो 1505 में अल्मीडा होता है और 1510 में जिसने गोवा छीना था बीजापुर के शासक आदिल शाह से, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क रहता है और जो तीसरा गवर्नर होता है पुर्तगाली गवर्नर वो होता है नूनो द कुन्हा 1529 से 1538 में। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा वायसराय बनता है। अजीत दीव कन्नौर या कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण करता है। वर्ष 1961 में ये जाते हैं। तो मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा जो गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल होता है, पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन होता है 1961 में और तब गवर्नर जनरल कौन होता है? मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। 1534 में गयासुद्दीन महमूद शाह जो बंगाल का शासक होता है, तो उसने बंगाल में पुर्तगाली फैक्ट्रियों की स्थापना की अनुमति दे देता है। सतगांव और चटगांव को मिलाकर के सतगांव और चटगांव में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। अब आगे देखते हैं 1661 ईस्वी में वैवाहिक संधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के सम्राट होते हैं और कैथलीन जो पुर्तगाली राजकुमारी होती हैं, इन लोग का विवाह कब होता है? 1662 में। चार्ल्स द्वितीय जो कि अंग्रेज इंग्लैंड के सम्राट होते हैं और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी होती हैं, इन दोनों लोग का विवाह 1662 में होता है। और चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दिया और फिर इन्होंने क्या किया कि उसी दहेज को उन्होंने किराए पर दे दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, दहेज में मिली हुई सामान को उन्होंने किराए पर दे दिया। रणजीत सिंह, अब यहाँ पे विविध में भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। कैसे पता चलता है कि ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। रणजीत सिंह ने तोप, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ किए थे? तो लाहौर तथा अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद संस्कृत भाषा में किया। इन्होंने सवाई राजा जयसिंह ने 5 जगह पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा अगर किसी को पता है तो। श्रृंगेरी मंदिर, शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम क्या है? तो टीपू सुल्तान है। जो श्रृंगेरी में शारदा देवी सरस्वती देवी की जो मूर्ति है उसके लिए टीपू सुल्तान ने
धन दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज से किया गया। इसको स्टार्ट किसने किया था? तो जॉर्ज एलन ने। द पायनियर समाचार पत्र 1865 ईस्वी। 1878 ईस्वी में देशी भाषा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया जिसके तहत जो समाचार पत्र थे उन पर उनको प्रतिबंधित किया जाता था। तो अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसको क्या किया गया? रातों रात उसका अंग्रेजी भाषा में उसका रूपांतरण कर दिया गया, क्योंकि वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि भारतीय भाषाओं में छपने वाली पत्रिकाएं थी उन पर ये लागू होती थी। राजसी उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। क्या इसमें प्रावधान था कि महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई जनवरी 1877 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डलहौजी ने डलहौजी नहीं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित और प्रस्तुत लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया और अधिनियम तिथि 26 जुलाई 1856 थी। उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे 1856 में। इसके बाद ये वायसराय बन जाते हैं, प्रथम वायसराय कहलाते हैं। नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध किया गया और उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुई उनको भी वैध माना गया। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको देखते हैं। मुर्शिद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था वो मुर्शिद कुली खां था। इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ इसी ने किया। इसकी राजधानी इसने क्या किया? राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी, यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की। बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसने यूरोपीय शक्तियों की तुलना किससे की? मधुमक्खी से की, और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। सिराजुद्दौला 1756-57 ईस्वी, अलीवर्दी खां का दौहित्र एवं उत्तराधिकारी। इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी ब्लैक होल की घटना, जिसमें एक कमरे में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कितने अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था और कुछ ही लोग बचे थे, बाकी सभी की मौत हो गई थी। तो 20-21 जून 1765 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना हुई थी और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से ये परास्त हुआ था। मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी, अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य मीर कासिम था। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार था पूर्व में, और इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर स्थानांतरित की। इसने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किया और मुंगेर तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की मुंगेर में इसने व्यवस्था की। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से ये परास्त हुआ। मीर कासिम के संबंध में ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रॉबर्ट क्लाइव, भाई ये ट्रिपल स्टार बना लीजिए, इनसे भी बार बार प्रश्न पूछता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध, 1757 में प्लासी युद्ध और 1764 में बक्सर युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है और कौन रहता है उस समय? रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। सिराजुद्दौला को हराया इसने और प्लासी का युद्ध 1757 में। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला बंगाल का गवर्नर 1758 से 60 और दोबारा कब बनता है? 1765 से 67। 2 बार ये गवर्नर नियुक्त होता है। इलाहाबाद की संधि पूर्व में ही मैंने बताया, शाह आलम द्वितीय के साथ और शुजाउद्दौला के साथ 1765 ईस्वी में। एक लोगों के साथ 12 को हुआ है और एक लोगों के साथ 16 को हुआ, सिर्फ 4 दिन का डिफरेंस था। श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का इसी के शासनकाल में हुआ।
संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज का, ये कहा जाता है कि लुटेरा राज का ये इसको संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखते हैं शाह आलम द्वितीय, उससे पूर्व कुछ देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। प्लासी कहाँ है? वर्तमान नाम इसका पलासी है। का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है, भागीरथ नदी के किनारे। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान जो दीवानी कार्य हेतु कौन कौन थे, जो कंपनी के द्वारा बनाए गए थे? तो मोहम्मद रजा खां जो बंगाल के लिए थे, और राजा सिताब राय जो थे वो बिहार के लिए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, जब बक्सर का युद्ध 1764 में होता है तो बंगाल का नवाब कौन रहता है? तो मीर जाफर खां रहता है। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज, त्रिपक्षीय था। ये 3 लोग द्विपक्षीय ही था, ये 3 एक तरफ थे और अंग्रेज अकेले थे। अंग्रेजी सेना की कमान किसके हाथ में थी? तो हेक्टर मुनरो संभाल रहे थे, और बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर जाफर। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम, शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद में इनको रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदान किया गया। 12 अगस्त 1765 का फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदान कर दी गई, और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन पर रखा गया। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया डुप्ले ने। और सूरत, फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना सूरत में, फ्रांसीसियों का। अब क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर मिलेंगे कल दूसरे अध्याय के साथ।